हेलो 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 हेलो। अच्छा, ऑडिट एंड ऑडिटर के चैप्टर में आज हमें एक जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स। मतलब हम ऑडिटर को निकाल रहे हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड सेक्शन नंबर 140 है जो हमने स्टार्ट करना है। तो आप सब, अच्छा आप ऐसा करो, पेज नंबर 10.26 पर आ जाओ आप सब, और एक हेडिंग बना लो। आप सब एक हेडिंग बना लो, करेंगे रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, सेक्शन नंबर 140 सब सेक्शन 1। आप हेडिंग बना लो सारे बच्चे। बना लिया आप सभी ने? सेक्शन की लिस्ट में भी लिखाओ, सेक्शन की लिस्ट में भी लिखाओ आप, ठीक है। चलें फिर स्टार्ट कर लें। चलो ठीक है, हम ना एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। आप सबने हेडिंग बना लिया, आप पहले समझना और 101% आपको बातें समझ आ जाएंगी, बहुत ही आसान है। रिमूवल ऑफ ऑडिटर मतलब आप ऑडिटर को निकाल रहे हो। कब निकाल रहे हो? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, मतलब उसका टेन्योर खत्म होने से, हाँ वेरी गुड, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। सेक्शन नंबर 140 सब सेक्शन 1। देखो आज ऑडिटर अपॉइंट हुआ है और जनरली आपको बताइए ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, यानी यहां उसकी क्या होनी है? रिटायरमेंट। लेकिन आप उससे पहले ही उसे रिमूव करना चाह रहे हो। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब अगर आपको ऑडिटर को निकालना है, कब निकालना है? उसके टेन्योर से, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? बोर्ड मीटिंग रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी आपको? और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि इस ऑडिटर को हम निकालना चाहते हैं, आप सब भी मान जाओ। और अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाता है, अगर कौन पास हो जाता है, तो हम क्या मान लेंगे बताओ? कि यार पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है कि बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपस में ये डिसीजन ले ली कि इस ऑडिटर को निकाल देना चाहिए, इस ऑडिटर को, तो ऑडिटर निकल जाएगा, नहीं। उसके बाद भी कुछ प्रोसीजर काम रह जाते हैं। जब ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो ही ऑडिटर जाएगा, अदरवाइज आप ऑडिटर को निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या रखी जाएगी? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में क्या पास होना चाहिए? बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसको निकालने के लिए? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है टू द रीजनल डायरेक्टर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है किसको? तो यानी इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के बाद आपको लेनी होगी प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सीजी। इसके बाद आपको क्या चाहिए होगी? प्रीवियस, साथ साथ लिख सकते हैं, कोई इजी सा है, प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सीजी। लेकिन बताओ बेटा, सीजी ने अपनी पावर डेलीगेट कर दिया किसको? रीजनल डायरेक्टर को। तो ब्रैकेट में आप क्या लिख लेना? और बताओ बेटा, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसाइड कर लिया कि हम अपने ऑडिटर को निकालेंगे, और कब निकालेंगे? उसका टेन्योर कंप्लीट होने से पहले। पहला केस। अब निकालने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या चाहिए होगी? अप्रूवल। मतलब निकालने से पहले अप्रूवल चाहिए होगी, निकालने के बाद अप्रूवल लेने नहीं जाएंगे आप। प्रीवियस अप्रूवल है, ठीक है ना। और ये लेने आपको कितने दिन में जाना पड़ेगा? विद इन 30 days of passing of BR।
BR समझ गए ना, बोर्ड रेजोल्यूशन। और इसके लिए जो आपको फॉर्म भर कर देना होगा उसका नाम है ADT 2। इसके लिए आपको फॉर्म भर कर देना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, ADT 2, यानी एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर आप ADT 2 नंबर फॉर्म में देंगे। अब दो सिचुएशन आ सकती है, या तो रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल दे देगा, हाँ भी निकाल दो, या फिर अप्रूवल देने से क्या कर देगा, मना कर देगा, नहीं निकालना। तो यानी इसमें या तो अप्रूवल मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, या तो अप्रूवल मिल गई या फिर अप्रूवल नहीं मिली। बोलो ना बेटा। तो अगर अप्रूवल नहीं मिली तो क्या अब आप ऑडिटर को निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? तो यहां पर रिमूवल लिखकर कांटा लगा, लेकिन अगर अप्रूवल मिल भी गई, अभी दो स्टेप्स कंप्लीट हुए थे। पहला स्टेप क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास कर दिया निकाल दो, और दूसरा रीजनल डायरेक्टर ने भी कहा क्या करो, निकाल दो। उसके बाद कंपनी में जनरल मीटिंग रखी जाएगी, और जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास हो गया तो ही ऑडिटर को निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं। समझ आ रहा आपको? यानी अप्रूवल मिलने के बावजूद भी आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन 60 डेज, विद इन कितने डेज, 60 डेज कंपनी क्या करनी पड़ेगी तुम्हें, शैल होल्ड जनरल मीटिंग फॉर पासिंग ऑफ SR। SR मतलब, अब दो सिचुएशन होगी। अब जनरल मीटिंग में या तो SR क्या हो गया, या फिर क्या, SR फेल हो गया। तो अगर SR फेल हो गया यानी मालिकों ने मना कर दिया नहीं निकालना, तो वो निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो यानी फिर रिमूवल नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मालिकों ने कह दिया हाँ भी निकाल दो, तो फिर आप क्या कर देना, रिमूवल कर देना, और रिमूवल करते ही ऑडिटर के ऑफिस में क्या हो जाएगी, वेरी गुड, यहां पर CV हो जाएगी। CV समझ गए ना, कैजुअल वैकेंसी। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ आ रही हैं। अब ऑडिट देखो क्या होता है, कई बारी आप क्या कहते हो, आपके पिताजी कह रहे हैं हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, आज तूने इतनी बड़ी गलती करी है, तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तो बताओ आप अपने पिताजी को क्या कहते हो? गलती तो उन्होंने आपको बता दी आपकी क्या है, उसके अलावा आप क्या कहोगे पिताजी को? पैसे दे दो थोड़े से। तुम तो अमीर ही थे। हाँ तो दिल से काम चलाओ अब। हाँ। और पिताजी का काम खून निकालना है, ध्यान रखना गलतियों पे। अच्छा बताओ फिर क्या करोगे, आप बताओ, आप पिताजी को क्या कहोगे? पिताजी एक सफाई का मौका तो दे दो मुझे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप सुनने के बाद निकालना चाहो तो निकाल देना। इस चीज को कहते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ये वर्ड आपने सुने हुए हैं कहां पर? फाउंडेशन में, बिजनेस लॉ में। वेरी गुड। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला चैप्टर होता था, याद है आपको? ठीक है ना। और उसका क्या था कि दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। तो यहां पर भी यही पॉइंट है, कह रहे बिफोर टेकिंग एनी एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ कौन? ऑडिटर। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म द ऑडिटर कंसर्न शैल गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसी को कहते हैं क्या? ऑडी अल्ट्रम पार्टम। समझ आ रहा है? अल्ट्रम पट्रम नहीं, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। समझ आ रहा है आपको? हाँ, ऑडी, ई रिक्शा। तो लिखो जरा, वो लिखवा रहा हूं ना, नोट लिखो नीचे।
तुम अपने हिसाब से लिख लो 2 रुपीज का लिखो कितने रुपए का, हाँ 2 का नोट आता है, आप वहां तक भी नहीं पहुंचे, 1 का लिख लो फिर, इधर आओ चलो बेटा कोई नहीं, आप को नहीं खाओ। हाँ लिखो, ऑडिटर को निकालने से पहले, ऑडिटर को निकालने से पहले उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। ऑडिटर को रिमूव करने से पहले उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। बोलो यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? आओ फिर आगे बात करते हैं आपके साथ। एक नोट लिखा हुआ है, एक नोट लिखा हुआ है अपना, करें बातें, सुनो जरा। नोट क्या कहता है, देखो हमने ना सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी थी, किस चीज की दी थी कि बता दो कि हम इसे निकाल दें या, तो बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट किसको कर रखी थी, तो रीजनल डायरेक्टर को हमने बताया, पूछा कि भैया हम अपना ऑडिटर निकालना चाहते हैं, क्या निकाल दे या नहीं निकाल दे। तो देखो अगर आप नॉर्मल कंपनी है तो आपको वेट करना पड़ता है उसका ऑर्डर आ जाए तो उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन अगर आप कौन है, IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पब्लिक कंपनी है, IFSC पब्लिक कंपनी है या IFSC प्राइवेट कंपनी है, अगर 60 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो आप मान लेना उन्होंने आपको परमिशन दे दी है, आप अगले स्टेप पर बढ़ जाओ, आप अगले स्टेप पर बढ़ जाओ। देन इट वुड बी डीम्ड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एप्लीकेशन एंड कंपनी शैल अपॉइंट न्यू ऑडिटर एट जनरल मीटिंग कन्वीन विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 60 पीरियड। समझ आ रहा है आपको? कंपनी फिर अपना नया ऑडिटर रख लो, पुराने को निकाल दो। तो लिखना जरा, अगर आप IFSC पब्लिक ऑब्लिक प्राइवेट कंपनी है, IFSC की फुल फॉर्म लिखनी है तो लिख लो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। हाँ नोटों की बात करते हैं हम तो बेटा 500 से कम क्या बात करेंगे, लेकिन कई बार सामने वाले को देख के उस हिसाब से करनी पड़ती है, 2 रुपए। चलो लिखो हम, अच्छा वाला नोट लिखवा रहा था, क्या लिखवाया था, IFSC की फुल फॉर्म लिख रहे हो आप, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। एक बार बोल दो IFSC की फुल फॉर्म। पॉइंट समझ आ रहा है आपको, मीनिंग? ये कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को लिए, इनका काम क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल का लोन दिलवाना, समझ आ रहा है, इंश्योरेंस वगैरह ये सब चीजें, ये मैटर देखते हैं ये। तो कह रहे हैं अगर वो IFSC कंपनी है, मैंने कुछ लिखवाया था इसके लिए, अगर आप IFSC पब्लिक ऑब्लिक प्राइवेट कंपनी है और आप रिमूवल ऑफ ऑडिटर, आप रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए CG को, आप रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए CG को ADT 2 सबमिट करते हैं। CG को ADT 2 सबमिट करते हैं और CG विद इन 60 डेज आपको कोई रिप्लाई नहीं करती, विद इन 60 डेज आपको कोई रिप्लाई नहीं करती, तो आप मान लेना CG हैज गिवन अप्रूवल फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर। CG हैज गिवन अप्रूवल फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर एंड अब आप उन 60 डेज के विद इन 3 months, और अब आप उन 60 डेज के विद इन 3 months के
अंदर अपना न्यू ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। न्यू ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। चलो आपको एक बारी पहले कॉन्सेप्ट माइंड में फिट करते हैं सारा, फिर एक एमसीक्यू है आपसे पूछ लेंगे, आप मेरे को जवाब दे देना। बोलो आप सब रेडी है? स्टार्ट करें कहानी को? आओ फिर सुनो फिर मेरी बात। देखो हुआ क्या, कंपनी में ये डिसाइड हो रहा है कि यार इस ऑडिटर को निकाल देना चाहिए, जबकि उसका अभी टेन्योर कंप्लीट। तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या रखनी पड़ेगी? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन क्या हो गया? पास। बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दरवाजा खटखटा रहे हैं ऑडिटर के रूम का कि भाई चलो भाई निकलो। ऑडिटर कह रहा है रुको अभी, सबर करो, पहले किससे पूछ कर आओ? सीजी से तो पूछ कर आओ। तो उन्होंने कहा सीजी मतलब आपने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने अपनी पावर डेलीगेट कर दिया किसको? आरटी को। तो आप कितने दिनों के अंदर अंदर सीजी का दरवाजा खटखटाएंगे? रीजनल डायरेक्टर का दरवाजा कितने दिन में? विद इन 30 डेज। विद इन, आवाज बता हमने, विद इन 30 डेज में आप सीजी का दरवाजा खटखटाओगे। ठीक है, रीजनल डायरेक्टर का दरवाजा खटखटाओगे, या तो रीजनल डायरेक्टर को दरवाजा खटखटाने के लिए आपको एक फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म का नाम क्या है? ADT2। आण दो फॉर्म का नाम, मतलब फॉर्म का नंबर बेसिकली ADT2, और आप जमा कराओगे। अब सीजी या तो आपको अप्रूवल दे देगा या अप्रूवल, अगर अप्रूवल नहीं दी, सीजी ने अप्रूवल नहीं दी, मतलब रीजनल डायरेक्टर ने मना कर दिया आपको, तो फिर रिमूवल होगा या नहीं होगा? लेकिन अगर सीजी ने कहा हाँ जी कर दो रिमूव, क्या अभी? अब बताओ, सीजी के अप्रूवल लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दौड़े दौड़े भागे भागे से जा रहे हैं, ऑडिटर के दरवाजा खटखटा रहे हैं, निकलो भाई अब तो निकलो। ऑडिटर कह रहे क्या हो गया भाई, 2 स्टेप हुए, थर्ड कौन करेगा? कह रहे हम ही करेंगे। फिर करो, बताओ फिर हम विद इन हाउ मेनी डेज? 8 दो, विद इन हाउ मेनी डेज? क्या रखनी पड़ेगी? जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग में क्या पास कराना होगा? SR। या तो SR पास या तो SR फेल। तो ऑडिटर निकलेगा या नहीं? और अगर SR फेल हो गया तो ऑडिटर चल के जा रहा है, एक गॉगल्स और चेन उड़ते हुए आ रही है, ठगलाई। समझ आ रहा है आपको? लेकिन एक बात बताओ, अगर SR भी पास हो गया फिर ऑडिटर को समेटना पड़ेगा, है ना? समझ आ रहा है आपको? डिग्गी भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑडिटर को जाना पड़ेगा, यस और नो? लेकिन उसको जाने से पहले एक सफाई का मौका जरूर दिया जाएगा। और IFSC कंपनी में तो अलग केस है। IFSC कंपनी में अगर 60 दिन में उनकी तरफ से कोई रिप्लाई, तो मतलब मान लो क्या है उनकी, हाँ है, निकाल दो और नया रख लो विद इन अगले कितने दिन में? 3 महीने में। आओ जरा एक क्वेश्चन देखो क्या कह रखा है। हेलो इलस्ट्रेशन ऐसा टू रिमूव ऑडिटर एट AGM शैल बी पास्ड कितने दिन में? विद इन डैश फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 30 दिन, 1 महीना, 60 दिन, 3 महीने, 60 दिन। समझ आ रहा है? बोलो यस और नो? ठीक है ना? तो इसके नीचे के क्वेश्चन आपके होमवर्क है 1 2 3। क्या 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 क्या? उनकी हाँ मान के फिर SR तो होता ही है ना पास। अच्छा आप क्या करो, गली नंबर 10.29 पर आ जाओ। ये 3 क्वेश्चन आपके गिफ्ट है मेरी तरफ से। समझ आ रहा है आपको? गिफ्ट एग्जाम्प्ट है पर अप टू द लिमिट ऑफ, हाँ ये उससे ज्यादा का है, 50,000 से ज्यादा कमा के देगा तुम्हारे को। तुम वहीं रहना बेटा, कभी बढ़। चलो 10.29 पेज पर आ जाओ, हेडिंग बनाओ रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। रेजिग्नेशन बाय क्या? ऑडिटर। जो दिल से ही सिर्फ अमीर है। चलो पहले आपने बना ली हेडिंग, फिर आप क्या करना, ये नोट कर लेना। अब ये कोई बॉक्स नहीं बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा, आप नोट करेंगे, मतलब नोट करेंगे। अरे करो ना, बाद में मैं तुम्हारे को फायदा इतना लगेगा ना नोट करने के बाद, मुझे पता है। नोट करो सामने वाली गली में, जूम बराबर करना है।
अरे आप लिखो तो भाई थोड़ा 140 सबसेक्शन 2 and 3। अच्छा, याद है ऑडिटर के ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी के कारण क्या क्या होते थे? 4 बताए थे आपने। पहला, ऑडिटर की क्या हो गई? डेथ हो गई। दूसरा, हाँ जी, रिजाइन कर जाए, तो ये वही वाला केस है। अगर ऑडिटर तुम रिजाइन करके जा रहे हो, मतलब अगर ऑडिटर को हम देखो, पहला आपने पढ़ा था ऑडिटर को आप निकाल रहे थे, यहां आप निकाल नहीं रहे, वो खुद जा रहा है। एक बात बताओ, एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर खुद क्यों जा रहा होगा? वो वहां पर बहुत खुश होगा ना, उसे शाबाशी मिल रही होगी, या उसे परेशान करा होगा? ऑडिटर यहाँ पर, ऑडिटर को किस तरह की परेशानी? उसको सबूत नहीं ढूंढने दिए जा रहे होंगे, जो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन याद होगा लास्ट क्लास में वो मांग रहा होगा, वो उसको समझ आ रहा है आपको? मतलब किसी भी तरीके से ऑडिटर को परेशान करा जा रहा है, तो ऑडिटर कह रहा है मैं परेशान 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 परेशान, तो ऑडिटर कह रहा है भैया मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, मतलब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ब्रेकअप, आज मैंने ब्रेकअप की, ठीक है ना, ज्यादा पार्टियां नहीं करते, इधर आओ। तो अब इस सिचुएशन में ऑडिटर तुम जाते जाते ना बता कर जाओ कि तुम क्यों छोड़कर जा रहे हो, ताकि कंपनी के मालिकों को पता तो चले उनकी मैनेजमेंट क्या करती फिर रही है। होता क्या होगा आप बताओ, मैं आप किसी भी पर्सन से बताओ कब चिढ़ते हैं? जब वो आपकी बुराइयां कमियां सबको बता रहा होता है। तो यहां पर ऑडिटर मैनेजमेंट की बुराइयां क्या होगी? मैनेजमेंट एरर और फ्रॉड कर रही होगी, ऑडिटर उनको बार बार डिटेक्ट कर लेता होगा, पकड़ लेता होगा और अपनी रिपोर्ट में लिखना स्टार्ट कर रहा होगा। तो मैनेजमेंट कह रही है भाई इसको परेशान करो, इसको निकालो, नहीं तो ये हमें परेशान कर देगा। समझ आ रहा है? या तो खुद परेशान हो जाओ या इसे परेशान कर दो। तो मैनेजमेंट ने सोचा इसे ही कर देते हैं परेशान, हम क्यों? तो मैनेजमेंट परेशान कर रही है, तो भैया मालिकों का तक ये बात पहुंचनी तो चाहिए। यहाँ पर आपके मैनेजमेंट यानी एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये बात ऑडिटर को मालिकों तक पहुंचानी तो चाहिए। तो यहाँ पर ऑडिटर को यही कहा गया कि अगर आप किसी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर हो और आप, रजिस्ट्रेशन नहीं है, रेजिग्नेशन है, तुम मत ही पूछा करो। अरे कोई नहीं, गुस्सा नहीं करते, क्या हो गया, इतना रायता थोड़ा हो, इतना फैल जाते हो, इधर आओ। तो अगर कोई ऑडिटर रिजाइन करके जा रहा है तो उसे एक फॉर्म नंबर ADT 3 जमा कराना पड़ेगा, किसके पास? कंपनी के पास और ROC के पास, जिसमें वो बताएगा ADT 3 में क्या लिख कर देता है? रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन, कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़कर जा रहा हूं, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़कर जा रहा हूं। समझ आ रहा है? और अगर आप गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर हैं, देन आपको कंपनी और ROC के साथ साथ किसको भी बताकर जाना है? CAG को, कि मैं क्यों जा रहा हूं। सर अगर ऑडिटर नहीं बताकर जाता, आ जाओ पनिशमेंट लगेगी। और अब बताओ, आप बिना बताए घर से 2 दिन से गायब है, आपके घर वाले कुछ नहीं कहेंगे? जिस दिन आप मिलेंगे पहले तो बाहर वालों के सामने तो आपको बहुत कहेंगे बेटा कहाँ रह गया था, क्या हो गया था, ये वो, आजा घर के अंदर। फिर बताओ बैट, बेलन, बेल्ट जो मिले, समझ आ रहा आपको, हॉकी, वाइपर, सब अपने अपने दुख गा रहे हैं। तो ऐसी ही मेरे लिए रही है कोई, मेरे लिए क्या है इसमें? तो बताओ अगर ऑडिटर 2 दिन से गायब, ऑडिटर गायब हो गया और ऑडिटर ने बताया भी नहीं कि मैं क्यों गायब हो रहा हूं, तो ऑडिटर के ऊपर पनिशमेंट लगाई जाएगी। आप सुनना ना, आप कोई भी काम पनिशमेंट की वजह से करते कि यार अगर मैंने ये नहीं करा तो मुझे ये चीज की पनिशमेंट लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप रेड लाइट, अगर पुलिस वाले खड़े हैं
और रेड लाइट हुई हुई है, आप जंप नहीं करते, बताओ क्यों? क्योंकि रेड लाइट जंप करते ही पुलिस वाले अंकल चालान काट देंगे, तो उस डर की वजह से आप रुक जाते हो। आप किसी को मारते पीटते नहीं हो, आपको पता है कहीं जेल ना जाना पड़ जाए, तो यानी हम डर की वजह से कोई काम जो है करते हैं। हर बंदा डर की वजह से कोई ना कोई काम करता है। अब मेरी तरफ मत देखो, मैं हस्बैंड हूं तो अब जरा सुनना अगर ऑडिटर को हम पनिशमेंट नहीं लगाएंगे ना, तो फिर वो कभी बताकर जाएगा ही नहीं। हमने ऑडिटर को कह दिया भाई बताकर जाइयो, नहीं तो तेरे से इतने पैसे ले लेंगे, तो ऑडिटर कह रहा है भाई मैं क्यों पैसे दूं, बता ही दे तो मेरा क्या है। समझ आ रहा है? तो कोई भी बंदा पैसों के डर की वजह से काम करता है। यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यस और नो? तो यहां पर पनिशमेंट की बात करते हैं। क्या पनिशमेंट बता रखी है? अब मैं आपको एक बात समझाऊंगा इसके अंदर। कहने इफ द ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विद द अफोरसेड प्रोविजन, प्रोविजन मतलब लॉ में लिखी गई बात, मतलब इस सेक्शन में जो लिखी गई बात है और आप उसको फॉलो नहीं करते। कौन फॉलो नहीं करता? ऑडिटर। देन ही यानी वो ऑडिटर, और अगर वो सीए फर्म थी तो इट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ रुपीज कितनी? 50,000। तो फिर उस केस में ऑडिटर पर या उस सीए फर्म पर कितने की पेनल्टी लगेगी? 50,000 की। पहला पॉइंट समझा क्या? 50,000 और एन अमाउंट इक्वल टू रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। कई बार बताओ, देखो क्या कह रहे हैं, पेनल्टी कितनी है लिखो, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑडिटर पे कितने की पेनल्टी लगेगी? देखो ना, 50,000 और ऑडिटर रेम्युनरेशन, विच एवर इज। देखो मान लेते हैं एक क्लाइंट से मिलनी 20,000 फीस थी, 50,000 थोड़ा दे देंगे। सीए ने रिक्वेस्ट करी कि भैया आप मेरे पे क्या कह रहे हो, 50,000 किस बात की? अब मेरे को क्लाइंट दे ही 40,000 रहा था फीस, मैं 50,000 दे दूं सिर्फ इस बात की कि मैंने छोड़ कर गया और आपको बताया नहीं, कुछ तो लिहाज रखो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, 50,000 और ऑडिटर रेम्युनरेशन विच एवर इज, ठीक है। लेकिन प्लस ऑडिटर 30 दिन के बाद जितने भी दिन होंगे लेट हुआ, देखो ऑडिटर वैसे तो तुझे बता देना चाहिए, ठीक है ना, तेरे माइंड में तो हमेशा यही रहना चाहिए कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। और अगर फिर ऑडिटर से बताने में क्या हो गई देर, तो उससे पैसे तो लेंगे ही लेंगे, प्लस और पैसे भी लेंगे। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग फेलियर उससे 500 रुपये रोज के लेंगे। लेकिन ये 500 रुपये कब से लगेंगे? फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट। व्हाट इज आफ्टर द फर्स्ट? मतलब 31st डे के नहीं लेंगे आपसे। आफ्टर द फर्स्ट समझ आ रहा है आपको? किसको नहीं समझ आया बेटा आफ्टर द फर्स्ट? मैं रिपीट करूंगा, आपको नहीं आया निखिल। और देखो आफ्टर द फर्स्ट अगर लॉ में लिखा होता मतलब एक दिन छोड़कर आप पर 500 रुपये लगने स्टार्ट होंगे, तो आपको 30 दिन में बताना था, आपने 30 दिन में नहीं बताया, तो 31st डे को 500 रुपये लगने चाहिए थे। लॉ कह रहा है 31st वाले डे के नहीं लेंगे आपसे, 32nd से 500 रुपये की स्टार्ट होंगे रोज के। तो 32nd डे के 500, 33rd डे के 500, लेकिन 31st वाले के नहीं लेंगे, क्योंकि लॉ में क्या लिखा हुआ? आफ्टर द फर्स्ट। समझ आ रहा है आपको? तो ये 500 पर डे आफ्टर फर्स्ट, वर्ड समझ आ गया ना? ये आपको देखो एग्जामिनर तो इतना ध्यान भी नहीं देगा आपके आफ्टर फर्स्ट पे, पर आपको पता होना चाहिए एज ए लॉ स्टूडेंट कि यार यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग क्या है। समझ आ रहा है? 500 रुपये रोज के लेंगे, लेकिन वो भी मैक्सिमम कितने? 2 लाख। अच्छा ये 2 लाख मैक्सिमम इक्वल टू में है, ये सिर्फ इस पोर्शन के हैं, जो रोज वाली पेनल्टी है उसके मैक्सिमम कितने? कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? 140 सबसेक्शन 2 एंड 3, बोलो यस या नो? 100% ना? मेरे ख्याल से 140 सबसेक्शन 2 एंड 3 आपको समझ आ गया।
सेक्शन की लिस्ट में लिखाए थे, क्या लिखाए थे? रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। जब भी ऑडिटर तुम रिजाइन करके जाओगे, जब भी ऑडिटर तुम रिजाइन करके जाओगे तो भैया जाते जाते बता कर जाना कि मैं क्यों छोड़कर जा रहा हूं, ठीक है ना। और अगर आप नहीं बता कर गए कि मैं क्यों छोड़कर जा रहा हूं, फिर आपसे पैसे लिए जाएंगे, आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है ना। और पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी? ऑडिटर रेम्युनरेशन और 50,000 विच एवरेज लेस प्लस जितनी दिन देर हो रही है, एक दिन को छोड़कर बाकी सभी दिनों के लिए 500 रुपए पर डे, और वो भी मैक्सिमम कितने? 2 लाख। सिर्फ इस बात के कि आपने हमें बताया नहीं कि आप छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है ना। आ जाओ जी, गली नंबर 10.30 पर आप दर्शन देंगे। आइए संगत जी दर्शन दीजिए। हेडिंग बनाओ, अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 4। और करके हेडिंग लिखना, रिमूवल बाय स्पेशल नोटिस, रिमूवल बाय स्पेशल नोटिस, या फिर रिमूवल ऑफ ऑडिटर एट एजीएम। बहुत आसान है। एक बात बताओ, क्या आपको 7 का टेबल आता है? तो बताओ 7 बंदा। देखो यार आपकी तो मैथ्स ही बहुत स्ट्रांग है। इंटर में मैथ्स डलवा दे दोबारा। हाँ रेंट कटवा दूंगा शक्तिनगर रेंट जहां से आ रहा है। हाँ कैसे लॉ कटवा दो, और कुछ नहीं मिला। चलो चांदनी चौक हटवा दे। तुम 2 रुपीस की बातें कर रहे हो, आज 2 रहे। तुम उससे आगे भी बढ़ो, आगे आओ। हम ऑडिटर को निकाल रहे हैं, लेकिन ऑडिटर को निकालना कैसे है उसके लिए आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा। 7 1 7, 7 2 14 और 7 3 इन तीनों का ना बेटा कनेक्शन है, और इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद भी हो जाएगा और अभी समझ भी आ जाएगा। 21 14 और 7 चले। अच्छा जी देखो हुआ क्या, पहले ना मुझे आपको थोड़ा सा दूसरे चैप्टर की भी रेफरेंस दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ये सेक्शन का बेस तैयार हो जाएगा, फिर हम फटाफट से कर लेंगे। तो वो दूसरे सेक्शंस जो सर आप दिखाओगे वो कौन से चैप्टर से दिखाओगे? आपका एक चैप्टर है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, आपका एक चैप्टर है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके अंदर मैं सबसे पहले आपको एक पॉइंट ये दिखाऊंगा, सुनना बेटा। सेक्शन नंबर 101 पहले मैं आपको दिखाऊंगा, सुनो। कभी भी कंपनी को कोई जनरल मीटिंग करनी है, जनरल मीटिंग मतलब मालिकों की मीटिंग करनी है। कभी भी किसी कंपनी को अगर क्या करनी है, मालिकों की, यानी कभी भी किसी कंपनी को अगर जनरल मीटिंग करनी है, पहला पॉइंट समझ आ रहा है? तो जनरल मीटिंग करने से एटलीस्ट कितने दिन पहले, 21 डेज पहले आपको मालिकों को और कुछ लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारी मीटिंग होने
जा रही है। समझ आ रहा है आपको? किन किन को बताना होता है जरा सुन लो, ये सब। यानी कंपनी की जब भी जनरल मीटिंग होगी उसके कितने दिन पहले? 21 क्लियर डेज पहले। आप बोल दो ना बेटा, 21 क्लियर डेज पहले आपको बताना होता है। क्या बताना होता है? कि यार इस दिन पर मीटिंग है। किन किन को बताना होता है? कंपनी के मालिकों को बताना होता है, और जो मालिक है से था हो गए, मतलब निपट गए, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बताना होता है, और जो मेंबर इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब जो मालिक इंसॉल्वेंट हो गए, उनके ऑफिशियल असाइनी को, उसके अलावा कंपनी के ऑडिटर को भी नोटिस जाता है, और साथ में कंपनी के डायरेक्टर्स को। यानी बेसिकली मेंबर प्लस लोड, मेंबर प्लस लोड। एल से आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर, ओ से आगे ऑफिशियल असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर, और ए से अपना क्या आ गया? ऑडिटर, और डी से, यानी आपको ना मेंबर प्लस लोड को नोटिस देना होता है। यानी कंपनी जब भी कोई जनरल मीटिंग रखेगी, कुछ भी नोट नहीं करना, आगे जाकर जब टॉपिक आएगा तब हम पढ़ लेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझाने के लिए कुछ बेसिक बातें आपको और चैप्टर से उठा के करवानी पड़ेगी। देखो, कंपनी में जब भी मालिकों की क्या होनी होती है? मालिकों की क्या होनी होती है? आवाज बता हमने, जब भी कंपनी में मालिकों की क्या होनी होती है? जनरल मीटिंग होनी होती है। तो उस मीटिंग से एटलीस्ट कितने दिन पहले? 21 डेज पहले कंपनी को मीटिंग के बारे में बताना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। किन किन को देना पड़ता है? मेंबर प्लस लोड को। अच्छा, लोड में एल से क्या आ गया? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर। सारे बच्चे बोलते हुए देखेंगे, जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। एल से क्या आ गया? तो फिर ओ से क्या आ गया? और ए से और डी से, यानी इन्हें आपको नोटिस देना होता है। और नोटिस में क्या क्या बातें बतानी होती है? नोटिस में क्या क्या बातें बतानी होती है? कि यार हमारी मतलब बेसिकली प्लेस, कहां पर मीटिंग है, किस तारीख को मीटिंग है, किस दिन पर मीटिंग है, कितने आवर्स की मीटिंग है, और उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होने वाला है। यानी ये सब बातें हम लिखकर भेजते हैं मालिकों को। यानी जगह तेरी, समझ आ रहा है आपको? और जो बातें होनी है वो सब आप बताते हो। जगह तेरी, टाइम तेरा, और साथ में मीटिंग में क्या बातें होने वाली है वो भी आप बता देते हो। तो जो मीटिंग में बातें होने वाली है उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ बिजनेसेस टू बी ट्रांजैक्टेड, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में, बचपन की बात है उसमें आप पढ़ते थे एजेंडा ऑफ द मीटिंग। नोटिस में आप एजेंडा लिख कर देते थे कि यार ये मीटिंग हम इसलिए करने जा रहे हैं। तो यहां पर भी तो आपको लिख कर भेजना होता है कि यार हम मीटिंग इसलिए करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट समझ आ गया? तो जो बिजनेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल। कंपनी की एजीएम में 4 बातें डिस्कस होनी ही होनी है। कंपनी की एजीएम में कितनी बातें डिस्कस होनी ही होनी है? और उनमें से एक बात क्या भी होती है? अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ। यानी बेसिकली हम लिख कर भेजते हैं कि ये 4 बातें भी होंगी, और भी क्या क्या बातें होंगी। तो अभी तक की कहानी, सबसे पहले क्या हुआ होगा? कंपनी ने क्या भेजा होगा? नोटिस। कितने दिन पहले? 21 क्लियर डेज पहले, बिफोर द जनरल मीटिंग। ये क्लियर डेज वगैरह क्या होते हैं वो वहीं जाकर हम पढ़ लेंगे। तो यानी सबसे पहले कंपनी ने भेजा नोटिस ऑफ क्या? जनरल मीटिंग। कितने? एटलीस्ट 21 क्लियर डेज पहले। किसको भेजा होगा बताओ? मेंबर प्लस लोड को भेजा। बोलो यस और नो। अच्छा, नोटिस में क्या क्या लिखकर भेजा होगा? कि यार हम इस पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी और बातें भी करानी है। तो यानी 21 का यूज समझ आया आपको?
यानी हर कंपनी को मीटिंग करने के एटलीस्ट 21 क्लियर डेज पहले, हर कंपनी को मीटिंग करने के एटलीस्ट 21 क्लियर डेज पहले क्या भेजना होता है, नोटिस भेजना होता है मालिकों को प्लस कुछ और लोगों को। और नोटिस में हम क्या लिखकर भी भेजते हैं कि इस बार हम किसको ऑडिटर रख रहे हैं। ठीक है, यहां तक का पॉइंट समझ आया? पक्का देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हुआ क्या था इस बार ही ना, जो ऑडिटर रिटायर हो रहा था ना, जो ऑडिटर क्या हो रहा था, हम उसी को ही दोबारा से रख रहे हैं, यानी हम रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, रीअपॉइंटमेंट ऑफ, आवाज में दम नहीं है, हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखो मैं आपको अभी थोड़े टाइम बाद इसी चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा, हो सकता है आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, कि अपॉइंटमेंट इंक्लूड रीअपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट इंक्लूड क्या, आवाज में दम नहीं, अपॉइंटमेंट इंक्लूड मतलब जहां जहां पूरे चैप्टर में अपॉइंटमेंट शब्द लिखा है वहां वहां रीअपॉइंटमेंट भी मानकर आपको चलना है। तो यानी आप ना रिटायरिंग ऑडिटर को ही क्या करना चाहते हो, रीअपॉइंट करना चाहते हो। आपने नोटिस में लिखकर भेजना होता है कि हम किसको इस बारी ऑडिटर बना रहे हैं। तो आपने क्या लिखा, जो हमारा पुराना ऑडिटर था ना मिस्टर एक्स, हम उसी को ही दोबारा से अगले 5 साल के लिए अपॉइंट करना चाह रहे हैं। कुछ मेंबर फैल गए, ऐसे कैसे रख लोगे भी उसको दोबारा। उन्होंने कंपनी को एक नोटिस भेज दिया, इस नोटिस को कहते हैं स्पेशल नोटिस। इस नोटिस को हम क्या कहते हैं, यानी कुछ मेंबर्स, ये कितने हो सकते हैं अभी बात करेंगे, सेक्शन 115 से आपसे लिखवाऊंगा। पहला स्टेप क्या था, कंपनी ने मालिकों को नोटिस भेजा, मालिकों ने नोटिस पढ़कर कहा भाई इसको क्यों दोबारा से रख रहे हो भाई, ये नहीं होना चाहिए दोबारा से। इन्होंने ही कंपनी को क्या भेज दिया, स्पेशल नोटिस। देख रहे हो, यानी पहले कंपनी ने इन्हें नोटिस भेजा, इन्होंने कैच करते ही वापस क्या भेज दिया, स्पेशल नोटिस। पॉइंट समझ आया आपको या नहीं? स्पेशल नोटिस के बारे में बात कर रखी है सेक्शन नंबर 115 में। हाँ जी, कहां कर रखी है बात, स्पेशल नोटिस। बोलो समझ आ रहा है? मैं आपको दिखा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर रहा हूं, पर कॉन्सेप्ट हमारा चल कहां का रहा है, ऑडिट एंड ऑडिटर का, लेकिन आपस में कनेक्टेड टॉपिक है तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। देखो सबसे पहले कंपनी ने क्या भेजा, जल्दी बताओ, सबसे पहले कंपनी ने क्या भेजा, नोटिस भेजा, और नोटिस में बताया कि यार हम रिटायरिंग ऑडिटर को ही क्या कर रहे हैं, रीअपॉइंट। लेकिन अब जब नोटिस मालिकों के पास पहुंचा तो उनमें से कुछ मालिक, ये फ्यू मालिक कितने होते हैं जिनके पास कंपनी की 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या उससे ज्यादा है, या 1% ऑफ द टोटल शेयर्स है, समझा रहा है, या फिर उनके पास कितने के शेयर्स है, 5 लाख रुपए के शेयर्स है। यानी ये स्पेशल नोटिस कौन भेज सकता है, या तो आपके पास क्या हो 1% ऑफ द वोटिंग पावर हो, या फिर आपके पास क्या है 5 लाख रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल या उससे ज्यादा। या तो आप देखो, अब ऐसा थोड़ा ना मान लेते हैं हमने नोटिस भेजा, आप सब कंपनी के मालिक हैं, आप सब कंपनी का मालिक है, हमने ये कहा कि हम हर्ष को ही दोबारा से रीअपॉइंट कर रहे हैं, हर्ष रिटायरिंग ऑडिटर था, हम रीअपॉइंट कर रहे हैं। नमन आकर फैल गया, भाई इसको नहीं रखेंगे, नमन को 2 लगाई, कह रहा वाह मजा आया। मैंने कहा भाई तुम्हारे कहने से थोड़ा ना हो जाएगा, तुम होते ही कौन हो, कह रहे मैं कंपनी का मालिक हूं। मैं कहा तुम्हारे पास कितने के शेयर्स हैं, कह रहे 10 रुपए के। मैंने कहा इतने छोटे लोगों की नहीं हम सुनते, कम से कम आपके पास 5 लाख रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल हो तो तब तो आप ये ऑब्जेक्शन रेज करो, जस्ते भी हो। बताओ छोटे इंसान की, गरीब इंसान की कोई सुनता है, क्यों नमन? नहीं सुनता। अगर यही इसके पास 5 लाख रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल होती ना, कंपनी इसको इज्जत देती, वैसे तो तब भी ना देती, चलो फिर भी कंपनी इसको इज्जत देती, आओ जी पधारो जी, आप कैसे क्या कहते हो कि रिटायरिंग ऑडिटर को नहीं रखना चाहिए, चलो हम एक बात को कंसीडर कर ले। लेकिन इनके पास 10 रुपए के शेयर है, होते कौन है इतना बोलने वाले, समझ आ रहा है आपको? तो यानी वो फ्यू मेंबर जो कंपनी को स्पेशल नोटिस भेज रहे हैं, उनके पास कम से कम 1% ऑफ द वोटिंग पावर होनी चाहिए, या फिर 5 लाख रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। समझ आ रहा है? 1% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर है आपके पास, या फिर 5 लाख या उससे ज्यादा की क्या
पेड अप शेयर कैपिटल है, 5 लाख और मोर की पेड अप शेयर कैपिटल है। नमन ने कहा भाई मेरे अकेला नहीं बोल सकता ना, तो इसने साथ में अमीरी को जोड़ लिया। अमीरी समझ गए कौन? मुदित। मुदित और इसके पास मिलाकर 5,10,000 के शेयर्स हो गए। अब बताओ बेटा इनका स्पेशल नोटिस एक्सेप्ट करा जाएगा या नहीं करा जाएगा? मतलब तुम्हारी जिंदगी में अगर मुदित आ जाए दिल का बहुत अच्छा है, अरे दिल का चलो 2 रुपीज में 5 लाख ऐड हो गया। आओ अब स्पेशल नोटिस आप कब तक दे सकते हो और स्पेशल नोटिस में क्या लिखकर दे सकते हो? तो आप ना यहां पर 2 झूले लटकाओ, ए और बी, ए और बी। चले चलो ए पर पहले ये लिख लो, ए पर पहले ये लिखो और बी पर ये लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं। कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करते। ए और बी, ए लिख लिया सभी ने, बी भी लिख लो। चलें स्टार्ट करें, एक बार डिस्कस करना। देखो क्या हुआ, सबसे पहले बताओ क्या हुआ। कंपनी ने सभी मालिकों को नोटिस भेजा कि इस बार हम रिटायरिंग ऑडिटर को ही क्या कर रहे हैं, रीअपॉइंट। लेकिन उनमें से कुछ मेंबर, वो कुछ मेंबर कितने होते हैं जिनके पास कंपनी की कम से कम कितनी 1% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर है, या फिर 5 लाख रुपए की क्या है पेड अप शेयर कैपिटल। उन्होंने वापस से कंपनी को स्पेशल नोटिस भेज दिया। अच्छा ये स्पेशल नोटिस आप कब तक भेज सकते हो? एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। तो यानी 14 डेज का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्यों लिखवाया था? यानी स्पेशल नोटिस आपने भेजा 14 डेज बिफोर, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। और स्पेशल नोटिस में क्या लिखकर भेजा? स्पेशल नोटिस में ये दो में से कोई चीज लिखकर भेजी। स्पेशल नोटिस में इन दोनों में से कुछ लिखकर भेजा। जैसे क्या लिखकर भेजा, सुनो। कि यार रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, मतलब आप रिटायरिंग की जगह पर किसी और को अपॉइंट करो। जैसे नमर और मुदित ने ये लिखकर भेज दिया कि यार मुकुल को क्या बनाओ, ऑडिटर बनाओ। यानी ये स्पेसिफिकली इन्होंने अपना नाम सजेस्ट कर दिया, अपने फ्रेंड का नाम सजेस्ट कर दिया, भाई रिटायरिंग को रीअपॉइंट मत करो, उसकी जगह क्या करो, मुकुल को क्या करो, अपॉइंट करो। या फिर इन्होंने स्पेशल नोटिस में बताऊं क्या लिखकर दे दिया, भाई किसी को भी अपॉइंट करो पर रिटायरिंग को रीअपॉइंट। बोलो समझ आया या नहीं आया? कंपनी तो रिटायरिंग को ही रीअपॉइंट करना चाहती थी, पर कुछ लोगों ने कह दिया कि भैया रिटायरिंग को रीअपॉइंट मत करो। ठीक है ना? तो यहां पर लिखो, यहां लिखो पहले बी वाले के नीचे किसी को भी अपॉइंट करो। हाँ बी वाले के नीचे पहले लिखो किसी को भी अपॉइंट करो पर रिटायरिंग को रीअपॉइंट मत करो। आपको अगली बारी समझ आ जाएगा ना बेटा। किसी को भी अपॉइंट करो पर रिटायरिंग को रीअपॉइंट मत करो, बी वाले के नीचे लिख दी। अच्छा फिर ए वाले के नीचे चलो, ए वाले के नीचे चलो, वहां आप लिखो मिस्टर वाई को अपॉइंट कर लो।
मिस्टर वाई को अपॉइंट कर लो, मतलब आप नाम सजेस्ट कर रहे हो, है ना, यस और नो। अब बताओ बेटा फिर क्या होगा। अब ऐसी सिचुएशन में कंपनी की एक ड्यूटी बन जाएगी। अब बताओ ये हुआ सबसे पहले, फिर ये हुआ, अब इसके बाद बताओ, इधर आओ, इसके बाद अब क्या होगा। अब कंपनी की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, दो ड्यूटीज हैं। एक तो रिटायरिंग ऑडिटर को बताओ कि भैया यार कुछ लोगों ने कह दिया है, क्या कह दिया है, कि तुम्हें रीअपॉइंट ना किया जाए, यानी कंपनी नोटिस भेजेगी रिटायरिंग ऑडिटर को, कंपनी नोटिस भेजेगी रिटायरिंग ऑडिटर, कंपनी नोटिस भेजेगी किसको, यानी एक्स को, क्या कहेगी, भैया कुछ लोगों ने कहा है कि तुझे रीअपॉइंट ना किया जाए। पहला पॉइंट समझ आ गया। और बाकी बताओ जो 99% मेंबर हैं उनको इस बारे में पता होगा या उनको भी बताना पड़ेगा, बोलो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या बताना पड़ेगा कि भैया ऐसा कोई स्पेशल नोटिस भी आ गया, नोटिस के अगेंस्ट में क्या आ गया है, स्पेशल नोटिस, यस और नो। आवाज में दम नहीं है, यस या नो, हाँ बताओ ना। तो फिर अब इस केस में बताओ कंपनी की क्या ड्यूटी बनती है, ड्यूटी ऑफ कंपनी टू इंटीमेट, किस किस को बताओ, अदर मेंबर्स, जो लगभग कितने होंगे, मैक्सिमम 99%, अबाउट क्या, स्पेशल नोटिस, प्लस और किसको बताया जाएगा आपके हिसाब से, और किसको बताया जाएगा बताओ ना, रिटायरिंग ऑडिटर को। भैया तू सोच के मत बैठ जाओ कि तेरे को ही कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन आ चुकी है, समझ आ रहा है। और किसको, अच्छा ये कितने दिन पहले बताना होगा, एटलीस्ट 7 days बिफोर द जनरल मीटिंग, प्लस हेलो प्लस किसको, रिटायरिंग ऑडिटर को। एक बात बताओ, रिटायरिंग ऑडिटर के मन में उम्मीद जग गई थी कि मैं इस कंपनी का क्या बनूंगा, अब अगले 5 साल के लिए ऑडिटर बनूंगा, और आप उसको अब निकाल रहे हैं, मतलब आप उसको नहीं रख रहे। तो अब बताओ लॉ कहता है इसके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, वैसे मैं पूछ रहा हूँ सही हो रहा है। आपको 1 करोड़ रुपए का काम मिल रहा था, अब खबर आगे नहीं मिल रहा, आप क्या कहोगे, मेरे से सही हुआ यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप यही कहोगे ना, हाँ जी, यस सर। इतना जो तुम बोल रहे हो ना 1 करोड़ कह रहे, हाँ जो होता नहीं मिले तो क्या होगा, किस्मत में नहीं होंगे, हाँ। तो अब बताओ लॉ कह रहे हैं यार इनके साथ गलत हुआ यार, तो लॉ ने जब भी किसी का गलत होता है उसको एक अधिकार देते हैं कि रिटायरिंग ऑडिटर तुम्हें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, तुम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बनाओ और कंपनी को सबमिट करो। कंपनी इस रिप्रेजेंटेशन को, मतलब आप अपने लिए कुछ सफाई में कहना चाहते हो तो कह दो, तो रिटायरिंग ऑडिटर अपनी सफाई में बहुत कुछ लिखेगा कि मुझे ही दोबारा रखना चाहिए, मुझे नहीं निकालना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, वो सब कारण वगैरह लिखेगा और वो लिखकर कंपनी को सबमिट कर देगा। समझ आ रहा है आपको। फिर कंपनी आगे क्या करेगी वो भी हम बात करते हैं। फिर रिटायरिंग ऑडिटर को क्या मिल जाएगा, एक अधिकार मिल जाएगा। किस चीज का अधिकार मिल जाएगा, राइट टू गिव रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो लिखो जरा, नाउ retiring auditor get right to give representation, consultation, representation in कैसे, orally और writing, in writing। तो अब बताओ रिटायरिंग ऑडिटर हुनकी करेगा, कंपनी को रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग सबमिट करेगा,
अब बताओ फिर, अब बताओ कंपनी की ड्यूटी आ गई, रिप्रेजेंटेशन कहां तक पहुंच गई, कंपनी के पास पहुंच गई। अब कंपनी की क्या बनती है, एक ड्यूटी। इस रिप्रेजेंटेशन को या तो सारे में, जब मालिक आ गए मीटिंग में, या तो इस रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट करवाए। सर्कुलेट मतलब सबकी एक एक प्रिंट आउट निकालकर इस रिप्रेजेंटेशन का सभी मेंबर्स को एक एक दे, या फिर टाइम नहीं है तो ये रिप्रेजेंटेशन जो ऑडिटर ने दी है मालिकों के सामने रीड करे, मालिकों के सामने रीड करे। लेकिन कंपनी ने जब ये रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, देखो कंपनी की ड्यूटी क्या बनती है वो मैंने आपको बता दिया, या तो सर्कुलेट करे या मीटिंग में रीड करे। लेकिन कंपनी ने जब ये रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, कंपनी ने कहा यार इन्होंने तो हमारे को डिफेम करने की कोशिश करी गई है और अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश करी है और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करी है, हम इस रिप्रेजेंटेशन को नहीं पढ़ना चाहते। तो कंपनी ट्रिब्यूनल का सहारा लेगी। कौन से नल का, ट्रिब्यूनल का सहारा लेगी। कंपनी एनसीएलटी को कहेगी देखना जरा, हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस रिप्रेजेंटेशन में डिफॉर्मेटरी मैटर है और हम इसे रीड और सर्कुलेट नहीं करना चाहते। अब ट्रिब्यूनल कहेगा दिखाओ जरा, ट्रिब्यूनल उस रिप्रेजेंटेशन को पढ़कर देखेगा, कहेगा भाई कुछ भी ऐसा नहीं है, करो भाई, रीड करो या सर्कुलेट करो। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल को लगा कि लड़का बात तो सही कह रहा है यार, इसमें तो बहुत सारे डिफॉर्मेटरी मैटर है, तो वो कंपनी को कह देगा भैया इसे रीड और सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? कंपनी के रिप्रेजेंटेशन दी तो कंपनी क्या करेगी, चेक करेगी। जे कोई शक नहीं करी, चेक नहीं, क्या चेक करेगी, वेदर सच रिप्रेजेंटेशन contains defamatory matters। तो जवाब आएगा जी हाँ या ना 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 ना। तो अगर नहीं है तो फिर बताओ कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, कंपनी आइदर सर्कुलेट और कंपनी आइदर क्या करेगी, सर्कुलेट या फिर रीड आउट एट एजीएम करो। लेकिन अगर इसमें डिफॉर्मेटरी मैटर है तो बताओ फिर कंपनी किसको आवाज लगाएगी, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी को, ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी को। किसमें, फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1, फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1 सबमिट करेगी कि यार चेक करो कि यार इसके अंदर डिफॉर्मेटरी मैटर लग रहे हैं हमारे को। तो अब ट्रिब्यूनल या तो सेटिस्फाइड विद द अपील या फिर नॉट सेटिस्फाइड विद द अपील। तो अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड विद द अपील तो बताओ वो कंपनी को क्या कहेगा, रीड करना है या नहीं करना। अब आप क्या कहते हो, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो गया कि इसके अंदर डिफॉर्मेटरी मैटर है तो बताओ ट्रिब्यूनल कंपनी को क्या कहेगा, रीड करना है या नहीं, ठीक है ना। उसको लगता है यस द राइट जो ऑडिटर को मिलेंगे बीइंग अब्यूज्ड बाय द ऑडिटर, ऑडिटर ने अपने अधिकारों को क्या करा है, मिसयूज करा है, अब्यूज करा है, फायदा उठाने की कोशिश करी है। तो बताओ फिर क्या होगा, देन कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी सेंट और नीड नॉट बी रीड आउट एट जनरल मीटिंग। तो इसके नीचे लिख लेना। आपका ऊपर से कुछ रह गया क्या नोटिंग का, पक्का ना। तो अगर सेटिस्फाइड विद द अपील उसके नीचे लिख लो देन ये लिख लो पूरा सी पॉइंट यहाँ पर। क्या छोले भटूरे लगाना, प्लेट एक बार लगाना जरा।
अबे ओ मैंगो शेक पियेंगे। चलो वो कह रहे मैंगो शेक, कह रहे बीच में आइसक्रीम भी डलवा लेना, फिर मजा अलग ही आता है। हाँ जी बेटा, वो भी दिखा रहे हैं, यहां तक नोट कर लिए सभी ने? चलो ये नोट करो, पॉइंट नंबर सी। ये कब है? अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड विद द अपील, ट्रिब्यूनल को भी लगता है कि हाँ यार इसके अंदर क्या है, डिफॉर्मेटरी मैटर, यानी ऑडिटर एब्यूजेस देयर राइट, ऑडिटर ने अपने अधिकारों का एब्यूज करा है। वो जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब, वो हर कंपनी में नहीं लगता ना। सारे स्टेप्स याद हुए आपको या नहीं हुए? हो गए? करवाएं याद? चलो अभी याद करवाते हैं आपको। पहले आप ये नोट कर लो। अच्छा, दूसरे, अगर ट्रिब्यूनल इस अपील से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो क्या होगा? वो कहेगा या तो क्या करो, देन, अगर नहीं तो फिर ये। नॉट सेटिस्फाइड विद द अपील तो फिर ये, फिर रीड करो या फिर सर्कुलेट करो। हाँ जी बेटा, मीटिंग से बस पहले पहले देनी होती है, ऐसा कुछ। यहां तक का पॉइंट स्प्राइट हो गया। एक बार ना सारे स्टेप्स मुझे बताओ, आपको याद हो जाने चाहिए। इधर आओ, कोई बहुत ही आसान सा पॉइंट है, एक लॉजिकल कहानी के साथ आप चलेंगे तो आपको सब कुछ याद आता जाएगा। इधर सारे बच्चे ध्यान देना, इधर सारे बच्चे देखो, हुआ क्या, कंपनी रिटायरिंग ऑडिटर को ही रीअपॉइंट करना, आवाज में दम नहीं, आप सब बोलेंगे तभी फायदा। कंपनी, कैसे पता चला? जब कंपनी ने नोटिस भेजा सभी मालिकों को प्लस लोड, समझ आया? अच्छा, नोटिस कितने दिन पहले भेजना होता है? कितने दिन? ठीक है, 21 डेज पहले हमने नोटिस भेजा, नोटिस पहुंचा। अब नोटिस पढ़कर कई बंदों ने वापस से ही अपना ही नोटिस भेज दिया, उसको क्या कहते हैं? ये कितने दिन पहले? और इसमें क्या लिखकर भेजा कि भाई किसी को भी अपॉइंट करो पर रिटायरिंग को रीअपॉइंट मत करो, या आप अपना नाम बता रहे हो कि यार इसको अपॉइंट, रिटायरिंग की जगह इसको रख लो, आपने ये बता दिया, ऐसे बता दिया, ठीक है। तो अब बताओ कंपनी इसके बारे में किसको बताएगी? रिटायरिंग ऑडिटर को और अदर मेंबर्स को। और जैसे ही रिटायरिंग ऑडिटर को बताया, मतलब 7 दिन पहले आपने बता दिया कि भैया हम जो है तेरी जगह किसी और को रख रहे हैं, तो अब वो बताओ क्या देगा? अपनी रिप्रेजेंटेशन देगा। और बताओ कंपनी की क्या ड्यूटी बनती है? उस रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट करना या रीड करना। लेकिन अगर कंपनी को रिप्रेजेंटेशन पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इट कंटेन्स व्हाट, डिफामेटरी मैटर, तो बताओ वो किसके बाद अपील करेगी? फॉर्म नंबर कौन सा? NCLT 1। और ट्रिब्यूनल को लगेगा कि लड़का बात तो सही कह रहा है, तो फिर आपको रीड करने की जरूरत। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि भैया इसमें डिफामेटरी मैटर है, फिर मतलब इसमें डिफामेटरी मैटर नहीं है, तो फिर आपको रीड भी करना पड़ेगा या फिर सर्कुलेट करना पड़ेगा। बोलो कॉन्सेप्ट पूरा याद हो गया? पक्का? देख लो कोई दर्द तो नहीं? तो बताओ, 21 डेज पहले आप नोटिस भेजते हो, 14 डेज पहले क्या आता है? स्पेशल नोटिस, और 7 दिन पहले आपको किनको बताना होता है? अदर मेंबर्स को और रिटायरिंग ऑडिटर को। बोलो समझ आ गया? प्लीज, हेलो, आया समझ? हाँ जी, ठीक है जी। आज जी गली नंबर, अच्छा इसके 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए, एक ही बेसिकली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया इसका है। अब आप 10.31 पर आना। 10.31 पर आओ, हेडिंग बनाओ, ऑडिटर एक्ट्स इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर और अबेटेड और कोल्यूडेड
in any fraud, section 140 subsection 5. यहां से देख लो आराम से, एक ही बात है। हेडिंग बना ली? हेडिंग नहीं बनाएंगे बेटा, सेम ही तो है। वन 140 सबसेक्शन 5। सेक्शन की लिस्ट में भी लिखा ना आप सब, सेक्शन की लिस्ट में भी लिखा ना आप सब, लिखा हो? हेलो, लिखा हो? चलो जी। आपको ना ये डायग्राम बनाना है। मोटो लिखा है, मोटो होगा। आपको इस बात से क्यों परेशानी हुई है? मैं भी पूछ रहा हूँ। लिखो पहले, मोटो ही है। ये डायग्राम आपको बनाना है। जल्दी, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हो? तुम्हारा भी लिखा है, तुम्हारा भी लिखा है। कर लिए नोट? स्टार्ट करें कहानी? चलो आओ फिर सुनो। देखो पहले तो एक शब्द, कॉन्सेप्ट क्या है वो तो मैं आपको माइंड में डाल दूंगा। पहले इस शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। सुओ मोटू, इसका क्या मतलब होता है? तो तुझे पता ही है, फिर क्यों पूछ रहा था? मतलब आपको थोड़ा क्या हुआ, मतलब ये बात चुभी है, क्या हुआ है? हाँ फिर वो फिर हे प्रभु, हे दीनानाथ। चलो देखो, दो चीजें होती हैं आपके घर में ना, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो जिनको ताने पड़ते हैं और एक वो जिनकी वजह से ताने पड़ते हैं। जैसे आपके घर में आपकी मम्मा कह रही है सीख अपनी बहन से, आज तक उसको होमवर्क करने के लिए कहना नहीं पड़ा, अपना होमवर्क अपने आप खुद कर लेती है, और तुझे कह कह कर थक गए पर तूने हमारी बात नहीं मानी। समझा? तेरे को रोज कहना पड़ता है। मतलब कोई दो चीजें होती है, किसी को कहना पड़ता है और कोई चीज अपने आप कर लेता है। समझ आ रहा है? अब आपकी क्लास में भी दो तरह के बच्चे होंगे, किसी को होमवर्क करने के लिए कहूंगा वो तब करेगा, और कुछ बच्चे जिन्होंने यार बनना ही है फर्स्ट अटेम्प्ट में, भाई मेरे को करके दिखाना है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही जाकर अपना होमवर्क कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे होंगे, वो अपनी स्टडीज खुद कर रहे होंगे। समझ आ रहा है? सिमिलरली यहां पर भी बताओ क्या हुआ है। सुओ मोटो का मतलब समझ आ गया? ऑन हिज ऑन मोशन, मतलब अपने आप। किसी ने कहा नहीं, अपने आप ही। समझ आ रहा है आपको? अब आप बताओ, आप अपने घर में कौन से वाले कैटेगरी के बच्चे हो? हाँ, पता है, पता है, मैं जानता नहीं हूं जैसे। हाँ, वो थाली कौन सी है ये भी बता दो, जिसमें कह कह के थक गए हैं, है ना? सुनो मेरी बात। अब ऐसे स्कूल टाइम में भी तो होता है, दो तरह के बच्चे, एक बच्चा खुद ही उठकर रेडी हो रहा होता था और एक बच्चे धक्का स्टार्ट होता था, मम्मी उठाती रहती थी, 15 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट रह गए हैं, ठीक है ना? तो वो अपने अपने मतलब व्यू है।
मैं तो वही वाला था, मुझे कभी उठाना नहीं पड़ा। अपनी बारी क्या करते हो? हाँ, चौकीदार था ना, सोते नहीं थे। ठीक है, सुनो मेरी बात, आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आपको समझ आएगा। देखो, ऑडिटर कंपनी में क्या करने गया था, एक बारी मुझे बताना, उससे कॉन्सेप्ट डिराइव करते हैं। ऑडिटर वहां पर क्या चेक करने गया था? मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें क्या चेक करना चाह रहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं। और अगर ये चेक करते वक्त ऑडिटर को क्या दिख जाता था? फ्रॉड दिख जाता था। तो ऑडिटर याद है, विद इन 2 days ऑफ नॉलेज किसको बताता था? ऑडिट कमेटी और सीजी को। और अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो ये बात किसको भी बताता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर ऑडिटर बेसिकली फ्रॉड पकड़ने आया है, लेकिन ऑडिटर खुद ही अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गया तो क्या होगा? उसके लिए बना है सेक्शन नंबर कौन सा? 140। ये तो वही वाली बात होगी, शिकारी खुद यहां शिकार हो गया। मतलब ऑडिटर फ्रॉड पकड़ने आया था और खुद ही फ्रॉड में क्या हो गया? इन्वॉल्व हो गया। तो ऐसा करने पर क्या होगा वो सब बता रखा है सेक्शन नंबर कहां पर? 140 सब सेक्शन 5 में। मतलब ऑडिटर खुद फ्रॉड कर रहा है, ऑडिटर एक्ट्स इन फ्रॉडुलेंट मैनर, यानी ऑडिटर खुद ही कॉल्यूड, मिल गया है किसी फ्रॉड में। समझ आ रहा है आपको? ये देखो, ऑडिटर ऑफ अ कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉडुलेंट मैनर में काम कर रहा है या मिली भगत हो गई है उसकी, किसके साथ? कंपनी के साथ, कंपनी के डायरेक्टर के साथ या ऑफिसर्स के साथ। क्या मिली भगत हो गया कि मिलकर क्या करेंगे? फ्रॉड। आधा तू कमाई आधा मैं। समझ आ रहा है आपको? यानी ऑडिटर फ्रॉड पकड़ने गया था, खुद ही फ्रॉड करने लग गया। समझ आ रहा है आपको? यानी शिकारी खुद ही यहां शिकार हो गया। और बताओ बेटा, इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंप्लेंट करी है किसको? एनसीएलटी को, कि इस कंपनी का ऑडिटर इस कंपनी का फ्रॉड में इन्वॉल्व है। या ये कंप्लेंट हो सकता है एनी पर्सन कंसर्न ने करी हो, कंपनी का कोई मालिक, कंपनी का कोई डायरेक्टर, कंपनी का कोई ऑफिसर, जिसने देखा कि ऑडिटर फ्रॉड कर रहा है, जाकर बात बता दी किसको? एनसीएलटी को। तो बताओ, इन्होंने कंप्लेंट करी और कंप्लेंट करने के लिए फॉर्म कौन सा भरा है? एनसीएलटी 9। एनसीएलटी लिखना है तो लिख देना, ये एनसीएलटी 9, एनसीएलटी 9। बोलो, अभी तक की बात समझ आ रही है? देखो, ट्रिब्यूनल के पास कंप्लेंट आई है, किस बात की कंप्लेंट आई है? कि इस कंपनी का ऑडिटर क्या कर रहा है? फ्रॉड कर रहा है या फ्रॉड में मिला हुआ है। समझ आ रहा है आपको? फ्रॉड कर रहा है या फ्रॉड में। और बताओ बेटा, एनसीएलटी को लगा यार लड़का बात तो सही कह रहा है, तो एनसीएलटी बताओ क्या कहेगी? एनसीएलटी को लगता है कि ऑडिटर हैज एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर, तो एनसीएलटी क्या कहेगी? कंपनी को एक डायरेक्शन देगी, डायरेक्शन मतलब ऑर्डर देगी कि अपना ऑडिटर बदलो भाई, अपना ऑडिटर। पहला पॉइंट समझ आ गया आपको? लेकिन एक बात बताओ, सुनना जरा, मेरे पास एक कंप्लेंट नमन लेकर आ रहा है, ठीक है, और एक कंप्लेंट जो है लेट सपोज हर्ष लेकर आ रहा है। तो भाई देखो, कंप्लेंट कर कौन रहा है, मैं तो उसके हिसाब से देखूंगा ना। अगर कंप्लेंट बड़े लोगों के से आई है फिर मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। मतलब किसी से भी आ गई है, किसी से भी आ जाए तो मतलब ऐसा थोड़ना है। हाँ, कंप्लेंट है, ओए दिल से अमीर अभी बताता तेरे को। तो बताओ, ऑडिटर तुम ही हो, तुम ज्यादा हाथ मत मिलाओ। फ्रॉडुलेंट मैनर, गुड इंद्र, थैंक यू बेटा। जरा सुनो, तो अगर कंप्लेंट जो आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से आई थी, बोलना पड़ेगा, अगर कंप्लेंट किससे आई थी, तो भाई हमें ये ऑर्डर जल्दी देना पड़ेगा ट्रिब्यूनल को, ये ऑर्डर, क्योंकि खास लोगों से, बड़े लोगों से कंप्लेंट आई है। इफ ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड तो विद इन कितने दिन? 15 दिन के अंदर अंदर उसे ऑर्डर देना पड़ेगा कंपनी को। क्या ऑर्डर देना पड़ेगा? शाही पनीर बटर नान?
मलाई कोफ्ता नहीं, उसे ऑर्डर देना पड़ेगा कि ये पर्सन आपकी कंपनी में ऑडिट वाला काम, और इसकी जगह जो नया ऑडिटर लाना है वो सीजी डिसाइड करेगी कौन होगा। तुम खुद कंपनी नहीं रखना कोई भी। अगर नॉर्मल बंदे से कंप्लेंट आई है, लाइक नमन, एनसीएलटी गलत कह रहे हो तो बताओ, अगर कंप्लेंट नॉर्मल पर्सन से आई है तो फिर हम कंपनी को कहेंगे भैया अपना ऑडिटर चेंज कर लो, पुराने की जगह नया रख लो कोई। लेकिन अगर कंप्लेंट किससे आई है, ना एजी ना ओजी, किससे, सीजी से, तो देन कंपनी को कहेंगे भैया 15 दिनों के अंदर अंदर हमें ऑर्डर देना। स्पीडी ऑर्डर है, समझ आ रहा है। ट्रिब्यूनल को 15 दिन में ये बोलना ही पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा कि भैया आपका पुराने वाला ऑडिटर अब ऑडिट वाला काम नहीं करेगा, और जो नया ऑडिटर है वो तुम नहीं डिसाइड करोगे, सीजी अपॉइंट करेगी। और सीजी ऐसा भी कह सकते हैं कि कंपनी तुम कर लो, पर वैसे पावर किसको दे दी गई, सीजी को। दो बातें समझ आ गई। और जिस भी ऑडिटर को निकाला गया है, जिस भी ऑडिटर को, वो अगले 5 साल तक अब किसी भी कंपनी का ऑडिट। अब जरा सुनना, दूसरा केस, एनसीएलटी के पास कोई कंप्लेंट करने नहीं गया, पर एनसीएलटी का जज मॉर्निंग में, तुम पढ़ा लो, आ जाओ बेटा, फीस भी इसको ही दे दो। नहीं फीस मत देना इसको भाई, सॉरी भाई, ये गलती होगी मेरे जुबान टूट के। नहीं वेरी ये देख रहे हैं सेल्फिश। अभी इसको निकलवा रहे थे, अभी सुओ मोटो पे इसको ही देख रहे थे, अब देखो क्या कर रहे, आधे देख रहे हो कितना चला के दुनिया। चलो, कई बार क्या होता है ट्रिब्यूनल, ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ट्रिब्यूनल का जज साहब अपने घर में बैठे हुए हैं, गार्डन में बैठे हुए हैं, दिल गार्डन कर रहे हैं, चाय पीते हुए, समझ आ रहा है। चाय पीते पीते न्यूज़पेपर में एक खबर आई हुई है कि इस कंपनी का ऑडिटर फ्रॉड करता हुआ पकड़ा गया। ट्रिब्यूनल का जज कह रहा है हमारे होते हुए यहाँ फ्रॉड हो रहे हैं। तो बताओ बेटा, ट्रिब्यूनल के जज को किसी ने कंप्लेंट आने का उसने वेट नहीं करा, उसने खुद ही क्या कह दिया, क्या कि भैया अगर ऑडिटर फ्रॉडुलेंट मैनर में कर रहा है तो उसको भैया कंपनी को, ट्रिब्यूनल ने खुद ही ऑर्डर भेज दिया। कोई बंदा ट्रिब्यूनल में आया नहीं, लेकिन ट्रिब्यूनल के जज ने खुद ही ऑर्डर भिजवा दिया कि अपना ऑडिटर क्या करो, चेंज। भाई वो रील्स देख रहा था, रील्स में एक वीडियो आई हुई है, ऑडिटर फ्रॉड कर रहा है, तो बताओ बेटा उस रील्स के बेसिस पे उसने भेज दिया हटा दो भाई इस ऑडिटर को। तो यानी कई बारी कंप्लेंट आती है, कई बारी ट्रिब्यूनल खुद भी, कई बारी कंप्लेंट आती है और कई बार ट्रिब्यूनल खुद भी क्या कह देता है कंपनी को, ऑडिटर क्या करो, चेंज। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ऑडिटर किस में इन्वॉल्व है, फ्रॉड, और अगर कंप्लेंट किससे आई हुई है, सीजी से, तो ये फैसला 15 दिन में ही देना होता है। समझ आ रहा है। तो ये दो केसेस में आ गया समझ। अच्छा सर, आपने ना हमें डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ाई थी। एक डिस्क्वालिफिकेशन में आपने कहा था कि अगर सीए फ्रॉड करता है तो वो अगले 10 साल तक किसी का ऑडिटर नहीं बन सकता। याद आ रहा है आपको? एक बारी ना जाना जरा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का पॉइंट नंबर 8 देखो। ये तो इतना परेशान हो, याद है तो परेशान क्यों है यार? याद है यार, ये क्या है? मतलब इसमें तो खुशी होनी चाहिए कि हमें याद है, और मैं याद याद है, तो ये क्या है? दोबारा नहीं जाना उस पे। तो वैसे अगर ऑडिटर कोई फ्रॉड करता था तो वो 10 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड होता था, लेकिन इस सेक्शन में अगर वो फ्रॉड करते हैं, इस सेक्शन वाला फ्रॉड है, तो वो अगले 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड है। आप जरा समझना, ये दो बातें लिखी हुई हैं। आपको क्वेश्चन आएगा अगर बोला गया कि ऑडिटर जो है सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 की वजह से फ्रॉड को पकड़ा गया है, तो वो अगले कितने साल के लिए डिस्क्वालिफाइड है, और इसके अलावा दुनिया में और किसी तरीके का फ्रॉड करता है तो वो अगले 10 साल के लिए। बोलो समझ आ गया आपको? हाँ जी, यस या नो? ठीक है ना। और इतना ही नहीं, ऑडिटर को, अगर ऑडिटर ने ये सब जानबूझ के करा हुआ है और ये बात प्रूफ भी हो गई है, तो ऑडिटर को हम लायबल कर देंगे अंडर सेक्शन कहां पर? बोलो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? आज हमने रिमूवल के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आपको सारे समझ आ गए? ठीक से। अब आप सब गली नंबर, ये अपने कॉन्सेप्ट, एक सीरीज ऑफ सेक्शंस थे वो अपने हो गए हैं।
आप गली नंबर 10.56 पर अपने दर्शन दें, पधारो हमारे .58 है, वही तो कह रहा था, आ जाओ। चलो, गली नंबर 10.58 पर आपने दर्शन दिए, वहां आपको सेक्शन नंबर 145 दिख रहा है, सामने वाली गली में भी हेडिंग बना लो और सेक्शन की लिस्ट में भी बना लो। खेले, आप सब रेडी हैं? आओ जरा बातें करें। स्टार्ट करते हैं, कहानी बहुत ही आसान है। अच्छा एक बात आपको और बताऊं, देखो मुझे भी पता है आप मॉर्निंग में 7:30 से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप थके हुए होते हैं, लेकिन आप अपने माइंड को जैसे सेट कर दोगे, स्कूल में भी तो आप इस समय तक पढ़ ही रहे होते थे, स्कूल में भी आप सुबह 8 बजे पहुंच जाते थे तो 1-2 बजे तक पढ़ ही रहे होते थे, तो आप अपना ना थोड़ा सा, और घर पहुंचते पहुंचते 3-4 आपको बज जाते थे। जैसा माइंड सेट कर लोगे, आपको लगेगा यार हम थक ही रहे हैं, तो वो आप थके हुए फील करोगे और आप एक्टिवली बैठोगे, तो आपको इंटर का सारे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है और इसमें सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, और आप ना पूरा अपना इंटरेस्ट बनाए रखना चाहिए। आप अपने आप को कह रहे यार भाई बहुत देर होगी, कितना बोलेगा ये तो ये जो तुम्हारे को खुशी हुई है ना, ठीक है, तो वो मुझे पता है तुम्हारे को इस बात पे, लेकिन मैं बताऊं तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, एक बात माइंड सेट यही करके रखो, आप माइंड में रखो यार हमें 3 बजे तक पढ़ना है या हमें इतने 7 बजे तक पढ़ना है, जितने बजे का भी टारगेट, ये आपको सेल्फ स्टडी में भी काम आएगा। बाकी देख लो, अगर आपने, कई बच्चे तो 7:30 आते हैं, 7:35 पे ही है यार क्या हाल है मांग सब बढ़िया, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, है ना, तो ये आपका माइंड सेट पर है, जैसे माइंड को सेट कर लोगे वैसे ही, ठीक है ना। चलो, तो आप अपना माइंड सेट रखो कि यार हमें एक्टिवली बैठना है, क्योंकि ये चीज हमारे को ना सीए बना देगी और लाइफ टाइम हम सिक्योर हो जाएंगे यार फाइनेंशियली, कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के टाइम में मतलब बहुत बड़ी एक सिचुएशन यही है कि मैक्सिमम लोगों की यार हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए, मतलब हम फाइनेंशियली साउंड रहे पूरे लाइफ टाइम में, पैसों की दिक्कत ना आए, और दिक्कतें एक आधी फिर भी आ जाए लेकिन पैसों की कभी दिक्कत ना आए। तो उस चीज़ को पाने के लिए, वो स्टेबिलिटी लाइफ में पाने के लिए आज आपको थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, और माइंड में एक बात सेट करनी पड़ेगी, भाई पढ़ना है तो पढ़ना है और अटेम्प्ट क्लियर करना है तो करना है, उसके लिए चाहे हमारे को जी जान लगानी पड़ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो जैसे आप फाइनल में जाओगे तो आपके सीटिंग आवर्स बढ़ जाते हैं, आपको उसमें सीटिंग आवर्स भी बढ़ना है, उसके बाद आर्टिकलशिप पे भी जाना है, कोचिंग भी पढ़नी है, आर्टिकलशिप पे भी जाना है, और आकर फिर दोबारा एक कोचिंग पढ़नी है, उसका होमवर्क करना है, और वहां से सीए कह रहा होगा उस रिटर्न का क्या हुआ, उस रिटर्न का क्या हुआ। अभी आप थोड़ा सा अपने थोड़ी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ और एक्टिवली होके बैठो, ठीक है ना। आपको लगता है बीच बीच में कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ठीक है, तो एक बार खड़े होके बैठ जाओ, ये भी अपने आप में ब्रेक है माइंड से, सही बता रहा हूँ। आप अभी घर में भी जब बैठ के सेल्फ स्टडी करेंगे ना, तब भी आपको ये वाली फीलिंग आएगी यार बहुत देर होगी बैठे बैठे, तो कोई बात नहीं, 5 मिनट खड़े हो जाओ, एक राउंड काटो, फिर आके बैठ जाओ पढ़ने। तो ये ब्रेक लेने जरूरी है, पर आपको अपना माइंड सेट रखना पड़ेगा एक चीज़ का कि हमें लॉन्ग सीटिंग आवर्स देने हैं, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो। नहीं तो बेटा लगे रहो मुन्ना भाई, समझ आ रहा है आपको। रिजल्ट देखो, आप क्या कहते हो, 15% बच्चे पास हुए, तो 15% में कौन कौन आएगा आप बताओ। आप बोलते हो ना 15% रिजल्ट आया इंटर के बोथ ग्रुप का, 20% आया, 80% कौन से होते हैं, अब आप खुद समझ जाओ, ठीक है ना। अब आपकी डेडिकेशन का लेवल जैसा होगा उस हिसाब से आप डिसाइड करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 12th है ही नहीं, एकेडमिक है ही नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिशन में आगे रहने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे को आपसे उम्मीद है कि आप एक्टिवली होकर बैठेंगे और आपका जो सपना है ना आंखों में सीए बनने का,
वो आप पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगाएंगे। ठीक है, चलो बाबा के प्रवचन खत्म, बैक टू टॉपिक। देखो सेक्शन 145 बहुत ही आसान है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा? जब पहली दूसरी क्लास थी ना तभी बता दिया था, कौन करेगा? ऐसा इंडिविजुअल जो क्या हो। और अगर पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी को ऑडिट मिला है तो उसके कौन से वाले पार्टनर? देखो आपने पहली बात खत्म भी कर दी, पता है आपने पहली बात खत्म भी कर दी। क्या लिखा हुआ है? द पर्सन्स अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, जिस पर्सन को एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी रखा गया है, शेल साइन द ऑडिट रिपोर्ट, वो ही ऑडिट रिपोर्ट को क्या करेगा? साइन करेगा। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 141, यानी सेक्शन 141 सब सेक्शन 2 याद आ रहा ना आपको, क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, उसमें मैंने लिखवाया था ना नीचे। ठीक है ना, अगर आपकी फर्म है इंक्लूडिंग एलएलपी, ओनली द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑथराइज्ड टू एक्ट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड साइन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। सिर्फ सीए ही कर पाएंगे उस पर साइन। क्या आपको फर्स्ट सब सेक्शन समझ आया 145 का? हेडिंग आप सबने बनाई है? तो एक बार तो ये दोबारा बना लो चार्ट सामने वाली गली में, यहां लिख लो साइन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट पर कौन साइन करेगा? ऐसा इंडिविजुअल जो क्या हो, सीए प्लस सीओपी। रेफर मत करना, अगली बार याद नहीं आएगा क्या लिखवाया था। हाँ, अटेम्प्ट। साइन ऑन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट पर कौन साइन करेगा? ऐसा इंडिविजुअल जो कौन हो, सीए प्लस सीओपी, वो करेगा साइन। और अगर आपकी कौन है फर्म इंक्लूडिंग कौन, एलएलपी, तो फिर कौन साइन करेगा? उस फर्म को ही ऑडिट मिलता है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर सीए प्लस सीओपी होते हैं, तो फिर साइन भी कौन करेंगे और ऑडिट भी कौन करेंगे? खेलें आगे। अच्छा, सेक्शन 145 में सेकंड बात क्या कह रखी है वो भी हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट बात आपने लिख ली, ये देखो सेकंड बात क्या कह रखी है। देखो अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की वजह से, ध्यान देंगे, अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इस मैटर की वजह से कंपनी का जो काम है ना, फंक्शनिंग है, उस पर क्या पड़ रहा है? एडवर्स इफेक्ट। यानी अगर ऑडिटर को लगता है यार इन बातों की वजह से कंपनी के काम पर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, तो ऑडिटर क्या करता है? उसे भी अपनी रिपोर्ट में क्वालिफाई करता है, उस पर भी ऑडिटर कमेंट करना होता है। यानी ऑडिटर को, आपको एक और बात बता दूं, ऑडिटर को किस बात पर भी कमेंट करना होता है? अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर की वजह से कंपनी की फंक्शनिंग में कैसा इफेक्ट आ रहा है? एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, तो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये भी लिखेगा कि इन बातों की वजह से कंपनी के काम में एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। तो अगर ऑडिटर ने ऐसी बात लिखी है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, तो ये वाली बात, कौन सी वाली बात? ये वाली बात, सिर्फ यही वाली बात आपको क्या करनी होगी बताओ? रीड करनी होगी कंपनी की जनरल मीटिंग में। ठीक है ना? द क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और कमेंट ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी मेंशन्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी रीड बिफोर द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। मतलब फिर जनरल मीटिंग में ये बात रीड करनी पड़ेगी। अच्छा, एक सवाल ये उठा, क्या पूरी रिपोर्ट रीड करनी होती है या जिन बातों का नेगेटिव इंपैक्ट है वो रीड करना होता है?
बिल्कुल सही जवाब। तो लिखो जरा, ये देखो, वेदर द एंटायर ऑडिट रिपोर्ट नीड टू बी रीड बिफोर द कंपनी इन जनरल मीटिंग, तो जवाब क्या आता है? नो। सिर्फ सिर्फ कौन सी बातें? वो क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और कमेंट ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी मेंशन इन द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी रीड बिफोर द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। और ऑडिट रिपोर्ट के वो मैटर अगर कोई देखना चाहता है, ऑडिट रिपोर्ट में जो वो ऑडिटर ने बात लिखी है वो अगर कोई देखना चाहता है तो वो देखने भी आ सकते हैं। कौन? कंपनी के मालिक। समझ आ रहा है आपको? यानी वो वाले मैटर को स्पेसिफिकली कोई देखना भी आना चाहता है उस ऑडिट रिपोर्ट को जहां पर ये बात लिखी है, तो वो भी वो देखने आ सकता है। क्या आपको सेक्शन 145 समझ आया या नहीं? ठीक है ना? तो इसको जरा इंग्लिश में लिखेंगे अपनी ही लैंग्वेज में। सेक्शन नंबर 145 का पहला तो आपको समझ आ गया, सेकंड लिखेंगे। अगर ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर पर, किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑब्लिक मैटर पर अपना ये ओपिनियन दिया है कि इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कंपनी की फंक्शनिंग पर एडवर्स इफेक्ट है, कंपनी की फंक्शनिंग पर एडवर्स इफेक्ट है, देन ऑडिट रिपोर्ट के इस पार्ट को कंपनी की जनरल मीटिंग में रीड किया जाएगा। कंपनी की जनरल मीटिंग में रीड किया जाएगा एंड मेंबर्स के लिए इसकी इंस्पेक्शन करना भी अलाउड है, है। 145 समझ आ गया आपको? 146 लिखो। लिखो, ऑडिटर्स टू अटेंड जनरल मीटिंग। ऑडिटर्स टू अटेंड जनरल मीटिंग। वन 146 सेक्शन की लिस्ट में भी लिख लेना। हेलो, लिख लिया? अच्छा, इसके बाद ये 3 पॉइंट फटाफट से लिखेंगे। ये रहे, ये 3 पॉइंट पहले लिख लो आप। 1 2 3 फटाफट से लिखो। देखते हैं पहले कौन लिख पाता है ये 3 पॉइंट। 2 रुपीज। इसमें भी इंटरेस्ट कमाने का सोच रहा है।
अच्छा एक बात बताओ, ये वाला टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट तो वैसे ही आपको स्प्राइट हो जाएगा। आज की क्लास में हमने ये पढ़ा था, कंपनी जब भी जनरल मीटिंग करेगी, कंपनी जब भी तो वो मेंबर प्लस लोड को क्या बेचती है। अच्छा बताना, लोड में क्या क्या था, एल से क्या था, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, अच्छा ओ से, ए से, यानी कंपनी की मालिकों की मीटिंग का नोटिस ऑडिटर को भी आता है। ये देखो पहला तो है, ऑडिटर के पास क्या है, सर्विंग नोटिस ऑफ एनी जनरल मीटिंग टू ऑडिटर, मतलब ऑडिटर के पास नोटिस रिसीव करने का अधिकार है, यानी कंपनी के जनरल मीटिंग के सारे नोटिस किसको भी जाएंगे। पहला पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं। अब एक बात बताओ, जैसे अब आपको शादी का कार्ड आता है कई जगह, तो देखो कई बारी आप जा पाते हो, कई बारी आप तो हमेशा ही जा पाते हो, आपके पेरेंट्स कई बारी जा पाते हो और कई बारी नहीं जा पाते, समझ आ रहा है आपको। तो ऐसी अब कंपनी के ऑडिटर को नोटिस आया, एक न्योता आया कि भैया मीटिंग है, आना जरूर है, यानी कंपनी की मीटिंग में जरूर आना। तो अब बताओ क्या होता है, जैसे अब आपको शादी का कार्ड आया तो आपके पिताजी खुद चले जाते हैं, लेकिन अगर वो नहीं जा पा रहे तो कई जगह कहते हैं यार तू चले जा, सगन दे आइयो, ऐसा होता है ना। ऐसे यहाँ पर ऑडिटर के लिए भी कहा गया कि वैसे तो भैया मीटिंग तुम्हें खुद ही अटेंड करनी है ऑडिटर, और कोई ऑप्शन नहीं है, करनी ही है। अगर तुम खुद नहीं कर पा रहे तो किसके थ्रू करवा लेना अपने, पर मीटिंग में जाना जरूरी है। कोई ऑडिटर को जितना मर्जी कहता रह जाए, बुलाती है वो, ठीक है ना, तब ऑडिटर तुम्हारे मन में जरूर आ जाना चाहिए, जरूर जाऊंगा, समझ आ रहा है, जाना ही है। 2 पॉइंट समझ आए आपको, पहले ये बताओ यस या नो। पहला, ऑडिटर के पास नोटिस रिसीव करने का अधिकार है, कौन सा नोटिस, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, और दूसरा उस मीटिंग को अटेंड करना ऑडिटर के लिए क्या है, कंपल्सरी। तो ये पहला है राइट, अधिकार, राइट टू रिसीव, ये तो राइट टू रिसीव है, और ये है आपकी ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग, ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग, मतलब आपको जनरल मीटिंग अटेंड करनी ही करनी है, समझ आ रहा है आपको, यस और नो। हाँ, वो मीटिंग आप कैसे अटेंड कर सकते हो, अगर आप पहले तो आप खुद ही करो, लेकिन अगर आप खुद नहीं कर रहे तो ये मीटिंग आप अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से भी अटेंड। क्या आपको 2 बातें स्प्राइट हो गई है या नहीं हुई है, बोलो ना। कोई भी हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, आप जैसा भी आर्टिकल समझ आ रहा है। हम तो सीए है ना, हम तो खुद, या तो मैं खुद जाऊंगा या कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजूंगा। आ जाओ, थर्ड बात करते हैं। अब कई बार आपके साथ बहुत बारी ऐसा होता होगा, आपके पेरेंट्स आपको कहते होंगे जरा 2 मिनट उस रूम में जाइयो या इधर जाइयो, हमें एक बात करनी है, तुम्हारे सामने ये बात नहीं कर सकते। कई बार ऐसा हुआ है आपको धक्के मार के निकाला गया या नहीं, अरे बस करे यार, नहीं हुआ, तुम्हें मीटिंग में बिठाते हैं बेटा सब पालो पर गलत फहमी तो मत पालो यार। चलो, कई बार ऐसा होता है, या आप, अच्छा चलो ऐसा तो कई बार हुआ होगा, आपके दोस्त बात कर रहे हैं, आप आ जाते हैं तो आपको कहते हैं 2 मिनट रुकियो यार, जरा उधर रहियो, एक बात चल रही है अपनी। ये ना जान के, कोई नहीं तुम्हारा ब्रेक डिले हो रहा है नहीं उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो ब्रेक कम हो जाता है। चलो मेरा पॉइंट सुनो, कई बार ऐसा होता है, तो ऐसे आप सीए को नहीं कह सकते, सीए जनरल मीटिंग में आया हुआ मालिक आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और सीए को कह रहे हैं जरा 2 मिनट बाहर जाइयो, ऐसे नहीं। सीए के पास यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, ऑडिटर के पास राइट टू बी हर्ड है, सुनने का अधिकार है। क्या सुनने का अधिकार है, जो भी बातें उस ऑडिट से रिलेटेड मीटिंग में डिस्कस हो रही है, यानी राइट टू बी हर्ड। समझ आ रहा है आपको, मतलब आप सीए को ये नहीं कह सकते जरा जाना 2 मिनट बाहर जाना, जरा बात करनी है, समझ आ रहा है आपको, ऐसे नहीं हो सकता। सीए कह रहा है भैया मेरे सामने ही करो। राइट टू बी हर्ड ऑन बिजनेस कंसर्निंग हिम एज ऑडिटर। बताओ 3 पॉइंट आपको सेक्शन 146 से समझ आ जाने चाहिए। अगर आप मुझे 3 सुना देते तो अभी आपको इंस्टेंट ब्रेक मिल जाएगा। समझ आ रहा है आपको। पहला, मेरे को तो बोलने दो, मैं भी खेलूंगा, अब तुम खेलोगे। पहला, हर ऑडिटर के पास नोटिस
और दूसरा उसको मीटिंग अटेंड करना, और चाहे वो मीटिंग खुद करे या अपने, और मीटिंग में उसको ऑडिट से कनेक्टेड बातें सुनने का। ठीक है, अब आपका ब्रेक है और जितने टॉपिक हो गए इसके नीचे के क्वेश्चन आप सबको होमवर्क में करनी है। ठीक है, मिलते हैं आपसे छोटे जे निके जे ब्रेक तो बाद। ओके।